नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। हिंदी में एक कहावत है कि सूत और कपास कहीं नहीं, जुलाहों में लट्ठम लट्ठ। इसी का अवधि वर्जन ये है कि दाना न भूसा, खरहरा नौ नौ दाई। अब मैं आपको ये दो कहावतें क्यों सुना रहा हूँ? कहावतें इसलिए सुना रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में ये कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है और उस सरकार में बाहर से शामिल होंगी, बाहर से उस सरकार को समर्थन मिलेगा। ममता बनर्जी सबसे पहले उन्होंने इंडिया अलायंस से बाहर हुई थी ये कहते हुए कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो पश्चिम बंगाल के अलावा ममता बनर्जी का और कहीं कोई वजूद नहीं है। तो अगर वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब INDA अलायंस से वो बाहर हो गई हैं और अब वो ये कह रही हैं कि वो अलायंस को बाहर से समर्थन करेंगी अगर अलायंस की सरकार नहीं। उनका तो कहना ये है कि अलायंस की सरकार बन रही है, तो अगर अलायंस की सरकार बन रही है तो बाहर से समर्थन करेंगी। लेकिन इस बीच बहुत सारे और डेवलपमेंट हुए हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट ये हुए हैं कि केजरीवाल जेल में गए, जेल से लौट के आए, उसके बाद उनके घर उनकी राज्यसभा सांसद पहुंचती हैं, उनकी पिटाई उनके सेक्रेटरी विभव कुमार करते हैं। लगातार वो इस क्वेश्चन को इवेड कर रहे हैं, मीडिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें ये लग रहा है कि किसी न किसी तरह से ये मामला गंभीर है। लेकिन मामला गंभीर है ये निश्चित तौर पर, लेकिन और भी चीज़ें हो रही हैं। जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, पंजाब में अकेले लड़ रही है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी के साथ मिल के चुनाव लड़ रही है। केरल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि वायनाड में राहुल गांधी और अन्नी राजा एक दूसरे के खिलाफ हैं CPIM की। और ऐसा कहा यह जा रहा है कि CPI राहुल गांधी को एक बड़ी मुश्किल चुनौती वायनाड में दे रहा है, जिसके डर के कारण वो मजबूरन उत्तर प्रदेश से एक बार फिर चुनाव लड़ने का निर्णय किया है और वो एक बार फिर वो सुरक्षित सीट की तरफ गए हैं, अमेठी छोड़ करके रायबरेली। ये जो सारी चीज़ें हैं अगर इसको देखा जाए तो ये जो INDA अलायंस है ये प्रैक्टिकल तौर पर एक तो दिल्ली में 4 और 3 सीटों का अलायंस हुआ है, दूसरा तमिलनाडु में, तीसरा महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र में जो चुनाव है उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा NDA के साथ है, शिवसेना का एक धड़ा NDA के साथ है, शिवसेना का दूसरा धड़ा जो वहाँ INDA अलायंस है उसके साथ है। वैसे ही जो शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शरद पवार वाला धड़ा है वो भी INDA अलायंस के साथ है। जम्मू कश्मीर में सब कुछ बिखरा पड़ा है, कोई एक दूसरे के साथ नहीं है। कहा यह जा रहा था कि वहाँ कम से कम INDA अलायंस मिल के चुनाव लड़ेगा, लेकिन वहाँ पर भी बिखराव जैसी ही स्थिति नज़र आ रही है। कोई एक दूसरे के साथ मिल के लड़ नहीं रहा है। अब इसमें सब खाली ये बात कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हमको इतनी सीट आ रही है। अपनी सीट बताने के बजाय भाजपा की सीट बताई जा रही है। राहुल गांधी 150 सीट कहते हैं, अखिलेश यादव 0 सीट कहते हैं, अरविंद केजरीवाल 230 सीट देते हैं। इस तरह से जो विपक्ष है वो भाजपा को अपने हिसाब से सीटें दे रहा है, अपनी सीट देने से बच रहा है कि उनको INDA अलायंस को क्या इतनी सीट आ रही है कि वो सरकार बनाने वाली स्थिति में है और कहाँ से आ रही है। क्या जो अलायंस के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है
वो महाराष्ट्र में उनको कितनी सीटें आ रही हैं अलायंस को, केरल में अलग अलग लड़ रहे हैं, तमिलनाडु में उनको कुल कितनी सीटें आ रही हैं, कुल 40 सीटें हैं, 39 प्लस 1 40 सीटें हैं, तो 40 में से कितनी सीटें आ रही हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कुल कितनी सीटें आ रही हैं जो INDA अलायंस है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में से कितनी आ रही हैं। पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं सब, आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग अलग लड़ रही हैं। और इस परिस्थिति में जिस तरह का स्टेटमेंट ममता बनर्जी का आया है, जो ये कह रही हैं कि वो चुनाव होने के बाद अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो वो सरकार को बाहर से समर्थन करेंगी सरकार। मतलब ये कि जो बंटवारा या जो अलगाव पहले से था वो अलगाव अभी भी बरकरार है, और कहीं से भी एक होकर के विपक्ष न चुनाव में, न चुनाव रैली में, न चुनाव के बाद कोई इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है जहां पर वो एक साथ लड़ते, एक साथ नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे को, जैसा मैंने पहले कहा, पंजाब में एक दूसरे को हरा रहे हैं, केरल में एक दूसरे को हरा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में एक दूसरे को हरा रहे हैं। तो अगर इस तरह की परिस्थिति है जहां पर ये INDA अलायंस एक दूसरे को हराने पर लगा हुआ है, वो चुनाव के बाद किन बातों पर एक साथ होगा, क्या ऐसी रणनीति होगी, कौन कौन साथ होगा, या चुनाव के बाद और ख़राब स्थिति होने वाली है जब जैसे जीत की संभावनाएं हैं वैसे हार की भी संभावनाएं हैं। तो हार की संभावना पर किस पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। जैसे पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी अभी ममता बनर्जी पर लगातार आक्रामक हैं, और वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के सारे निर्णय पश्चिम बंगाल में भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हैं। ऐसे ही केरल में, ऐसे ही तमिलनाडु में, ऐसे ही बाकी सब जगहों पर इस तरह के आरोप, पंजाब में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। पंजाब में तो जो अकाली दल कभी सरकार में हुआ करती थी, अब वो चुनाव में गिनती में भी नहीं है। ये एक बड़ा वो है, और ना वो NDA का हिस्सा है, ना INDA का हिस्सा है। कांग्रेस के साथ वो जा नहीं सकते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ जा नहीं सकते हैं, इसलिए वो पंजाब में जो चारकोणीय मुकाबला हो रहा है, उस मुकाबले का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाने वाली पार्टी भाजपा होने जा रही है। तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपने जो उनका रवैया होता है, हमेशा से जिस तरह की वो राजनीति करती रही हैं, जिस तरह की बात करती रही हैं, उसने एक बार फिर विपक्ष की एकता को न केवल चुनौती की है, विपक्ष की एकता को न केवल धता बताया है, बल्कि अपने आप को उस तथाकथित INDA अलायंस, जो ये लगातार दावा कर रहा है कि वो सरकार बनाएगा, सरकार में आएगा, वो पूरी तरह से उससे अपने आप को अलग कर रही हैं कि वो सरकार में भी शामिल नहीं होंगी। अब इस सब में अगर आप इन पूरी परिस्थितियों को देखें तो कहीं से भी मजबूत अलायंस चुनाव लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब जो ये बात कही जा रही है कि अलायंस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और जीतेगा, जहाँ पर जिनके अपने राजनीतिक दल मजबूत थे, जैसे तृणमूल कांग्रेस पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी पश्चिम बंगाल में, वहाँ वो कमज़ोर हुई है, वहाँ तिकोनी मुकाबले में फंसी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बुरी तरह से पिछड़ी हुई है। केरल में भी तिकोनी मुकाबला हो गया है। लेफ्ट फ्रंट यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट, UDF LDF, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और BJP प्लस वहाँ की एक दो लोकल पार्टी केरल में त्रिकोणी मुकाबले में है,
वहाँ के परिणामों पर हमें नहीं कह रहे हैं कि किसको कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस को इन चुनाव में नुकसान होने जा रहा है, बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अब तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में भी लगातार इस तरह की बातें आ रही हैं कि वहाँ पर जो बीजेपी वाला अलायंस है वो जो छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ और जिस तरह से मुकाबले में हैं, वहाँ डीएमके और एआईडीएमके को मुश्किल आने जा रही है। तो तमिलनाडु में भी एक तरफ़ा मुकाबला नहीं है, केरल में भी एक तरफ़ा चुनाव नहीं जीत रही है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस हो का अलायंस हो, या तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक तरफ़ा नहीं जीतने जा रही, समाजवादी पार्टी एक तरफ़ा उत्तर प्रदेश में नहीं जीतने जा रही, बिहार में भी वैसा ही हाल है, आरजेडी एक तरफ़ा चुनाव नहीं जीतने जा रही है, वहाँ भी स्थितियाँ अलग हैं। बीजेपी कांग्रेस से बिना सलाह किए राष्ट्रीय जनता दल ने सीटों की घोषणा कर दी, वो सब भी उनके उसमें नहीं जा रहे। और इन सब के मैसेजेस जा चुके हैं, इन सब के मैसेजेस जिन जिन राज्यों में ये प्रमुख पार्टी हैं वहाँ पर ये मैसेजेस चले गए हैं, और यही कारण है कि इनके समर्थन में, इन राजनीतिक दलों के समर्थन में कोई भी खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि ये लगातार चुनाव में पिछड़े दिख रहे हैं, लगातार इनको वोट मिलने की संभावनाएं क्षीण हुई हैं, ऐसी स्थिति है। और वही रिफ्लेक्शन दिख रहा है ममता बनर्जी के स्टेटमेंट में, जब वो ये कहती हैं कि हम सरकार में नहीं, सरकार को बाहर से समर्थन करेंगे। खैर, ये सारा कुछ 4 जून को साफ हो जाएगा कि जनता ने किसको सर माथे बिठाया और किसको दरकिनार किया। लेकिन जब मैंने अपनी बात शुरू की थी तो ये कहा था कि 2 कहावतें कही थी, दोनों कहावतें INDIA अलायंस के साथ पूरी तरह से लागू होती हैं। 4 तारीख का हम सबको इंतज़ार करना चाहिए और उस दिन देखते हैं कि परिणाम किस उसमें आते हैं। लेकिन जिस तरह से बिखरा हुआ INDI है, संभावनाएं बहुत क्षीण हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। आप अड्डा पर आइए, दोस्तों के साथ आइए, जुड़िए, हमको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।